नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर नजर डालेंगे। बात हो रही है तीन पड़ोसी देशों की, भारत, पाकिस्तान और चीन। सोचिए, 1947 में तीनों की शुरुआत लगभग एक ही जैसी थी, लेकिन आज तीनों की तकदीरें बिल्कुल अलग हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ शुरू करने के बावजूद आज ये तीनों देश इतने अलग अलग मुकाम पर क्यों हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं चीन से। इस विश्लेषण के मुताबिक चीन के इतने तेज विकास के पीछे की वजह क्या थी? आइए समझते हैं। देखिए, विश्लेषण कहता है कि चीन का नजरिया हमेशा से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मतलब यथार्थवादी रहा है। उनका फोकस था ठोस नतीजों पर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। वहीं भारत का अप्रोच थोड़ा आइडियलिस्टिक यानी आदर्शवादी रहा कि चीजें कैसी होनी चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। एक और बड़ा फर्क भाषा का था। चीन ने अपने विकास के लिए अपनी भाषा मैंडरिन को ही आगे बढ़ाया, जबकि भारत में अंग्रेजी पर फोकस करने से एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक तरह की दीवार खड़ी हो गई। और इसी मानसिकता के फर्क को ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से सामने रखती है। विश्लेषण का मानना है कि यही वो बुनियादी अंतर है जिसकी वजह से दोनों देशों की आर्थिक राहें इतनी जुदा हो गई। अच्छा, एक और बहुत बड़ा अंतर आता है डिजिटल दुनिया में। चीन ने क्या किया? उसने किसी विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। अपना वीचैट, अपना बाइडू, सब कुछ अपना। मतलब वो सिर्फ एक डिजिटल यूजर नहीं बना, बल्कि एक डिजिटल राष्ट्र बन गया। भारत ने पेमेंट सिस्टम के मामले में ऐसा जरूर किया है, पर अभी भी इस मामले में काफी सफर बाकी है। तो चीन के बाद अब रुख करते हैं पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ की कहानी एकदम अलग है। इस विश्लेषण के मुताबिक पाकिस्तान की आज की समस्याओं को समझने के लिए हमें उसके इतिहास के शुरुआती दिनों में जाना होगा। 1947 में बंटवारा हुआ, देश बना। फिर 1948 में ही जिन्ना की मौत से एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम आ गया। और फिर 1971 में देश दो टुकड़ों में बंट गया। मतलब शुरुआत से ही बुनियाद काफी अस्थिर रही। और 1971 की जंग का ये एक बहुत बड़ा पल था। ये जो नंबर है 93,000, इतने पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। ये बात पाकिस्तान की पूरी कहानी को शायद एक लाइन में बयां कर देती है। मतलब ये कि वहां सेना का दखल इतना ज्यादा रहा है कि उसने देश की राजनीतिक तकदीर ही तय कर दी। तो विश्लेषण का तर्क ये है कि समस्या की जड़ देश की बुनियाद में ही थी। एक ऐसा बंटवारा जो एक व्यक्ति की जिद पर हुआ और जिसे उस वक्त के भारतीय नेताओं ने मान लिया। एक तरह से इसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए एक मुश्किल रास्ते पर धकेल दिया। अब चलिए जरा और बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये विश्लेषण दुनिया को एक शतरंज की बिसात की तरह देखता है, जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियां छोटे देशों को अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। जैसे कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है भारत को साधने के लिए, या फिर इजराइल का इस्तेमाल करता है अरब दुनिया पर कंट्रोल रखने के लिए। उधर चीन नॉर्थ कोरिया का इस्तेमाल करता है अमेरिका को परेशान करने के लिए। और अब अमेरिका भारत का इस्तेमाल कर रहा है चीन को बैलेंस करने के लिए। ये एक तरह का ग्लोबल पावर गेम है। तो जब दुनिया में इस तरह का पावर गेम चल रहा हो, तो एक सवाल सबके मन में आता है, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? इस सवाल का जवाब शायद इस एक लाइन में छुपा है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। मतलब साफ है, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो इतना भयानक होगा कि इंसानियत फिर से पत्थर के जमाने में पहुंच जाएगी। अच्छा, दुनिया की बात तो हो गई, लेकिन अब ये विश्लेषण भारत की अपनी अंदरूनी चुनौतियों पर बहुत ही तीखी नजर डालता है। उन लड़ाइयों पर जो देश को अंदर से कमजोर कर रही हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है ये बंटवारा। विश्लेषण कहता है कि असल में एक नहीं बल्कि दो भारत हैं। एक अमीरों का भारत, जहां अच्छी प्राइवेट शिक्षा और तुरंत मिलने वाली बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और दूसरा गरीबों का भारत, जहां सरकारी स्कूल हैं और एक एमआरआई स्कैन के लिए भी महीनों का इंतजार करना पड़ता है। ये बात इस असमानता को बहुत ही चुभने वाले अंदाज में सामने रखती है। सोचिए, ये तो वही बात हुई कि किसी का पैर तोड़कर उसे दौड़ में शामिल होने के लिए कह दिया जाए। मौके की बराबरी तो दूर की बात है। इसीलिए ये विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी बात कहता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करने से भी पहले देश को एक राष्ट्र एक शिक्षा की जरूरत है। मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो अमीर गरीब सबके लिए एक जैसी हो और अच्छी हो। असली प्रगति की नींव यहीं से रखी जाएगी। और बात सिर्फ शिक्षा की नहीं है, आर्थिक और औद्योगिक मोर्चे पर भी कई बाधाएं हैं। जैसे जरूरी मेडिकल मशीनें हम आज भी खुद नहीं बनाते। जो मशीनें बाहर से आती हैं उन पर टैक्स इतना ज्यादा है कि वो महंगी हो जाती हैं।
हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी इतनी मजबूत नहीं कि चीन पर हमारी निर्भरता खत्म हो जाए, और अक्सर राजनीतिक बहस इन जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका देती है। तो इन सब बातों के बाद हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। भारत का आगे का रास्ता क्या होगा? ये सवाल दर्शन और शक्ति के बीच का है। देखिए, पिछले 70 सालों से भारत की विदेश नीति का एक मूल मंत्र रहा है, हम आक्रामक नहीं होंगे। मतलब भारत कभी पहले हमला नहीं करता और न ही किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करता है। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। ये जियोपॉलिटिक्स की कठोर दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि भारत का ये शांतिपूर्ण दर्शन, ये आदर्शवाद आज के जमाने में हमारी ताकत है या फिर हमारी कमजोरी बन चुका है? और ये विश्लेषण खत्म होता है इस एक बहुत ही सीधी और कठोर चेतावनी के साथ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस खतरनाक दुनिया में एक बढ़ती हुई शक्ति के लिए चुपचाप बैठना या निष्क्रिय रहना शायद कोई विकल्प है ही नहीं।